हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एन अकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल बेस्ट। तो आज मैं सॉल्व कराने वाला हूँ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ स्टीम टरबाइन। तो मैं दो पार्ट में सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो स्टीम टरबाइन के एक पार्ट में कुछ पोर्शन रहेगा, दूसरा पार्ट नेक्स्ट लेक्चर दूसरे पार्ट को होगा। ठीक है, दो पार्ट में सॉल्व कराऊंगा। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टीम टरबाइन के सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो के थ्रू। सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। मी आई एम गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। मेरे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट ईएससी पीएसयू। टेगाइड दिल्ली से है 13 में, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 2010 में। ये सेलेक्शन क्वालिफाइड 14 15 एंड क्वालिफाइड गेट 11 12 एंड 13। फ्रेंड, डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग आउट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कौन सी फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है, क्या शेड्यूलिंग है, कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है, क्या सब्जेक्ट है, तो ये सभी जानकारी आपको इस ऐप में मिल जाएगी। प्लीज डाउनलोड इट एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी। क्या फायदे हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के? डेली लाइव क्लास होती है, यहाँ पे आपका फैकल्टी से रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं रेगुलरली। तो जैसे वीकली मॉक टेस्ट होता है, मंथली होते हैं टेस्ट, क्विजेज होते हैं, मेगा क्विज, मिनी क्विज। तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। लेक्चर कोर्सेज यहाँ पे लेबर से वो पूरा पढ़ाया जाता है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। और क्लास पहले से शेड्यूल होती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को शेड्यूल कर सकते हो। नेक्स्ट, अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप कोई भी फैकल्टी के पर्टिकुलर कैटेगरी वीडियो सुन सकते हो, देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस स्पेंड 12 मंथ चार्जेस 22,500, 24 मंथ चार्ज 27,000। बहुत इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक साल के लिए सब्सक्राइब करते हो और अगर मेरे कोड डालते हो GHVS तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना। और मेरा सजेशन ये कम से कम एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि गेट एंड ईएससी तैयारी के लिए 1 से 2 साल लगता ही है। आज हम सॉल्व करेंगे गेट प्रीवियस क्वेश्चंस स्टीम टरबाइन पार्ट। ठीक है ना, ये करके देखेंगे फ्रेंड। द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे पहले इसको। इन अ स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, superheated steam at 10 megapascal, 500 degrees C is expanded isentropically in a turbine until it becomes saturated vapor. ये याद रखना, until it becomes what? Saturated vapor. This is the turning point. It is then reheated at constant what pressure to what? 500 डिग्री सी। सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, साइकिल का कोई भी क्वेश्चन हम उठाएंगे, साइकिल क्वेश्चन में उनको क्या करना है फ्रेंड? सबसे पहले साइकिल बनाना है। ठीक है ना। सबसे पहले साइकिल बनाना और ये देखना है किस पॉइंट की प्रॉपर्टी दी हुई है, और हमको जो फाइनल कैलकुलेट करना है, जैसे वर्क डन यहाँ कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कौन से पॉइंट की प्रॉपर्टीज हमको चाहिए, हम वर्क डन आसानी से निकाल सकते हैं। बताऊंगा मैं अभी। The steam is next expanded acentropically in another turbine until it reaches the condenser pressure of 20 kPa. ठीक है ना। The relevant properties of steam are given in the following two tables. The work done by both the turbine together, ये पूछा है आपको। ठीक है, नियरेस्ट जो भी आएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे, सबसे पहला पॉइंट यही होता है इसमें। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करें? डायग्राम। तो सबसे पहले कब बनाएंगे? ठीक है, मैं रफ बना रहा हूँ यहाँ पे। आप पहले क्या आप करोगे? TS कर्व बनाएंगे पहले। ये आपका साइकिल हो गया। यहाँ पे आपका क्या है, पहले स्टेज में बोला है कि आपका एंट्रोपिक एक्सपांशन होता है पहली टरबाइन में, कहाँ तक? until the curve touches the saturated vapor line. फ्रेंड, सैचुरेटेड ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। सैचुरेशन लिक्विड लाइन है, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ये वाली। ये आपका ये हो गया। पहला पॉइंट यही है कि आपका पहले ये बोला है कि सैचुरेशन वेपर कर्व पे टच करेगा आइसेंट्रोपिकली जब हम एक्सपांड करेंगे फर्स्ट टरबाइन में, जिसको हाई प्रेशर टरबाइन बोलते हैं, जिसमें हाई प्रेशर स्टीम आती है और एक्सपांड होती है। देन अगेन रीहीटेड इट, रीहीट किया, देन एक्सपांड इन अनदर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन बोलते हैं इसको। ये आपका हो गया फ्रेंड इंटरमीडिएट प्रेशर। ये हो गया इंटरमीडिएट प्रेशर। ठीक। और आपका ये पॉइंट यहाँ से 1 2 3। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमको क्या निकालना है फ्रेंड? हमको निकालना है सिंपल सा, W3 इक्वल टू H1 माइनस H2 प्लस H3 माइनस H4। ये दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ ये हमको निकालना, तो क्या हमको H1 H2 पता है? चलो देखते हैं। H1 जो है आपका हाई प्रेशर टरबाइन, मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर 10 मेगा पास्कल। इस पे एंथैल्पी है सैचुरेटेड स्टीम टेबल से हम देखेंगे तो क्या एंथैल्पी गिवन है? इट इज गिवन टू यू, इट इज गिवन टू यू
ये आपको गिवन है, H1 एंथैल्पी गिवन टू यू, ठीक है ना, देखते चलेंगे क्या क्या दिया हुआ है। 3373.6, ठीक है, किलो जूल पर केजी। देन H2 की एंथैल्पी गिवन है क्या, H2 क्या है आपका, इस प्रेशर के इंटरमीडिएट प्रेशर जो कि कितना 1 मेगा पास्कल के अलोंग क्या है कि सैचुरेटेड वेपर कर्व पे एंथैल्पी, सैचुरेशन वेपर कर्व 1 मेगा पास्कल के अलोंग H2 क्या हो जाएगा 2778, सिंपल सा फ्रेंड, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा ये, ठीक। अब क्या H3 पता है, H3 क्या है, इसी प्रेशर के अलावा सुपर हीटेड स्टेट में H3 एंट्रोपी, तो H2 अपने यहाँ से निकाला 2778.1, आगे H3 क्या आ जाएगा, H3 हो जाएगा आपका ये, ठीक है 3478.4, यहाँ तक ठीक है। H4 हमको देखना है, H4 के लिए क्या ये जो पॉइंट है फ्रेंड, इट इज इन सैचुरेटेड लिक्विड एंड वेपर, इस दिस रीजन में लिक्विड प्लस वेपर रीजन में है। सबसे पहले हमें इस पॉइंट में ड्राइनेज फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइनेज फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको क्या पता है, we know that S3 equal to what, S4, एंट्रोपी को इक्वल कर देना फ्रेंड। S3 क्या है, इस पॉइंट की एंट्रोपी ये कितनी है 7.7621, S4 की एंट्रोपी क्या हो जाएगी 0.8319 SF, फॉर्मूला लग जाएगा SF प्लस FG, ठीक है ना। यहाँ हम इस पॉइंट की एंट्रोपी हमको सब गिवन है, यहाँ से आप इजीली यू कैन फाइंड आउट द एंट्रोपी एट दिस पॉइंट, है ना। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो x4 जो आपका आएगा वो आएगा 0.9793, जब x4 आ गया फ्रेंड देन h4 वी कैन इजीली फाइंड आउट, HF प्लस XHFG, ठीक है ना। HF कितना है, पॉइंट पे एंथैल्पी, फ्लूइड की एंथैल्पी इस पॉइंट पे 20, ये आपको गिवन है 251.38 प्लस 0.9793 इंटू HFG माइनस दिस, ठीक है ना फ्रेंड। यहाँ से आपका ये आ जाएगा पूरा, जब कैलकुलेट करोगे तो H4 आपको यहाँ से मिल जाएगा। फाइनली आपका जब H1 H2 H3 फ्लोर आ गया तो आप इस फार्मूले में डालोगे, जो आपको टरबाइन वर्क निकालना है तो आप कैलकुलेट करोगे, देन आंसर विल बिकम 1512.95 किलो इज योर आंसर, ठीक है ना फ्रेंड। रीहीट मेनली किस लिए होता है मैं आपको बताऊं, रीहीट इज यू जनरली, जो रीहीट है उसके फायदे क्या होते हैं, रीहीट करने से हमें क्या रहता है, एक तो वर्क डन इन टरबाइन इंक्रीज होता है, ठीक है ना, यहाँ देखिए आपका वर्क डन आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, पहली चीज है। दूसरा, अगर आप इस स्टेज पे यहाँ पे कंप्रेशन करा देते, ये सॉरी एक्सपांशन करा देते टरबाइन में, तो आपका ये क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या होता है, ये मिलती है, लेकिन हमने क्या रीहीट किया तो क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या मिलेगी 0.4 वाली मिलेगी, फर्दर ये इंप्रूव होती है तो क्वालिटी ऑफ स्टीम ट्रांसफेक्शन क्या होता है, बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ स्टीम इंक्रीज होती है, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द रीहीट फ्रेंड, ठीक है ना, याद रखना ये आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल रैंकिन साइकिल, ठीक है ना, ऑपरेटिंग बिटवीन प्रेशर्स 30 bar, 0.05 bar, the work output from the turbine is 903 kilojoule per kg and the work input to the feed pump is this, the specific steam consumption is this, फ्रेंड ये क्या होता है, पहले इसकी यूनिट देखिए आप, यूनिट इज दिस, तो कितना हमको स्टीम चाहिए इन केजी पर आवर टू प्रोड्यूस व्हाट 1 किलोवाट पावर, ये आपका होता है बेसिक इसका इंटरप्रिटेशन की स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन होता क्या है, ठीक है ना, तो कितना स्टीम पर आवर चाहिए टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल हम बात करें तो 36 कन्वर्ट किया किसमें आवर्स में, इसलिए WT माइनस W, ठीक है, इसकी यूनिट बनेगी केजी पर किलोवाट आवर, ठीक है ना फ्रेंड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। तो यहाँ से हम आ गए इधर, तो 3600 WTWC पता है, बिल्कुल बता देखिए आप, वर्क डन इन टरबाइन पता है 903 माइनस 3, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इस कम्स आउट टू बी व्हाट 4 kg पर किलोवाट इज योर आंसर, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। स्टीम पावर साइकिल विथ रीजनरेशन as shown below on PS diagram employs a single open feed water heater, सिंगल ओपन फीड वाटर हीटर कहाँ पर लगा हुआ है 0.5, ठीक है ना, फॉर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट फ्रेंड। आप कभी भी रीजनरेशन की बात करता है तो रीजनरेशन में क्या है,
चाहे स्टीम हो, पावर प्लांट हो, चाहे गैस पावर प्लांट हो, कोई पावर प्लांट हो, तो यहाँ पे आप किस लिए करते हो रीजनरेशन का? रीजनरेशन में आप हमेशा करते हो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ता है, इसलिए आपकी इफिशियंसी बढ़ती है। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा, क्यू सप्लाइड भी आपका घटता है, क्योंकि आप लाइव स्टीम इस पॉइंट पे आपको जो स्टीम है आपने निकाल के कहाँ डाल दिया? बॉयलर से जस्ट पहले, जिससे कि उसको जहाँ बॉयलर में हीट अब कम देना पड़ेगी, ठीक है ना? तो एफिशिएंसी में फर्दर इंक्रीज अब, तो एफिशिएंसी यहाँ बढ़ती है। आप याद रखने, रीजनरेशन का मेन पर्पज होता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ व्हाट साइकिल, ठीक है? But mix with each other in open feed water heater. The turbine is isentropic and the input lead to the feed water heater. The turbine is at state 2 as shown in the figure. ठीक है? Process 3-4 occur in the condenser. 3-4 जो है कंडेंशन में, अगर ये ब्लीड स्टीम होता है, इसको क्या बोलते हैं आप? ब्लीड स्टीम, हाँ, ब्लीड स्टीम, ठीक, ध्यान रखना ये। The pump work is negligible. The input to the boiler is at state 5. ठीक है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द स्टीम टेबल। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपको स्टेट 1, 2, 3, 4, 5 का आपको डायरेक्ट एंथैल्पी गिवन है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एंथैल्पी गिवन है तो आप इजीली पुट करोगे और आंसर निकालोगे। आपको पूछा क्या है, देख लेते हैं। मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम लीड फ्रॉम टरबाइन इज द परसेंट ऑफ टोटल मास ऑफ द फ्लो रेट एट द इनलेट टू द टरबाइन एट स्टेट 1। यहाँ पे आपको स्टेट 1 पे मास फ्लो रेट पूछा है, कितना मास फ्लो रेट आपका है जो टरबाइन में ब्लीड हुआ है यहाँ पे टरबाइन से, तो ये आपको पूछा है। सिंपल सा आपको क्या करना है, ओपन फीड वाटर के अलाउंग एनर्जी को बैलेंस कर देना है। तो एनर्जी इन, ठीक है, एनर्जी इन और एनर्जी आउट, बस आपको ये देख लेना है कौन सी एनर्जी आई। तो यहाँ पे अगर 5 पॉइंट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे H2 एंथैल्पी का मास, मान लो सपोज यहाँ पे जो आपका मास है 1 kg था, है ना? यहाँ पे भी 1 kg, यहाँ पे कितना बचा? मान लो m निकाल लिया मैंने, यहाँ बचा कितना? 1 माइनस f। सिंपल, ये सबसे आसान तरीका है कैलकुलेट करना कि कितनी परसेंटेज ऑफ मास आपने ब्लीड ऑफ किया है, निकाला यहाँ से। तो H2 एंथैल्पी का कितना मास आया? m। 1 माइनस m जो kg का मास किस एंथैल्पी का आया आपका? इस पॉइंट पे देखिए H4 एंथैल्पी का आया, ठीक है ना? तो यहाँ से गया क्या? H5 एंथैल्पी का मास 1 kg का आसपास गया। दिस इज द व्हाट एनर्जी बैलेंस इन ओपन फीड वाटर हीटर, ओपन फीड वाटर हीटर। तब आप जब इसको एनर्जी बैलेंस करोगे तो MH2 प्लस 1 माइनस MH4 इट विल इक्वल टू व्हाट? H5। यहाँ से जब m कैलकुलेट करोगे तो m डॉट इक्वल टू H5 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H2 माइनस व्हाट? H4। ऐसे कैलकुलेट करके आप देखिए, यहाँ से ये आ गया। अब H1 और ये H5 H4 की वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन है, देखिए यहाँ पे दिस इज डायरेक्ट गिवन टू यू। पुट अप द वैल्यू ऑफ दिस एंथैल्पीज एंड वी कैन गेट मास फ्लो रेट, जो कि आएगा आपको 20%, ठीक है ना? तो 20% के आसपास आपने ब्लीड ऑफ किया, ठीक है? यहाँ पे दिस इज द आंसर। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following modification of the simple ideal Rankine cycle increases the thermal efficiency and reduces the moisture content of steam at the turbine? एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे पहले हम साइकिल बनाएंगे फ्रेंड फॉर फर्स्ट केस। किस केस के लिए? ये ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन से देखते हैं हम, ठीक है ना? पहले केस के लिए मान लो ये साइकिल है, तो आपको पहले केस में बोला डिक्रीजिंग द कंडेंसर प्रेशर। तो आपका पहले प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर ये था मान लो सब, अब और डिक्रीज किया आपने, तो आप डिक्रीज करोगे तो देन अगेन क्या होगा आपका कि डिक्रीज करोगे आप, तो यहाँ आप इस रीजन में मूव कर रहे हो ना, इस जो आपका ड्रेनेज फ्रैक्शन है क्या घट रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ ड्रेनेज फ्रैक्शन कम होगा या मॉइस्चर बढ़ेगा? मॉइस्चर बढ़ेगा। तो डिक्रीज द कंडेंसर प्रेशर ऑलवेज इंक्रीज द वाट, मॉइस्चर को बढ़ाता है, घटाता नहीं है ना? ना एफिशिएंसी को ये अपना क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो ये तो पॉइंट गलत हो गया। दूसरा, बॉयलर प्रेशर को बढ़ाएंगे। जब बॉयलर प्रेशर को फ्रेंड आप बढ़ाते हो फर्दर, तो बॉयलर प्रेशर बढ़ाओगे तब भी आपका क्या है, ये पॉइंट है इधर शिफ्ट होगा, मतलब आप मॉइस्चर कंटेंट आपका बढ़ेगा, आप लिक्विड लाइन की साइड, सच में लिक्विड कर्व की साइड शिफ्ट कर रहे हो, ये भी गलत हो गया। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, है ना? तो ये सब पॉइंट गलत है। इंक्रीजिंग द टरबाइन इनलेट टेम्परेचर, टरबाइन इनलेट टेम्परेचर की बात करें फ्रेंड, मान लो ये कर्व है आपका, टरबाइन इनलेट टेम्परेचर पहले ये था, ठीक, अब मान लो और बढ़ाएंगे तो ये होगा। तो आप देखिए फर्दर आपका ड्रेनेज फ्रैक्शन बढ़ा या घटा? बढ़ा। मॉइस्चर कंटेंट मतलब आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आपका जो आप किधर मूव कर रहे हो? सैचुरेटेड वेपर कर्व के अलोंग या वेपर कर्व की साइड, तो आपका लिक्विड और मॉइस्चर फेज कम होगा और वेपर फेज बढ़ेगा। दिस इज द राइट आंसर,
ठीक है, और साथ में आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन भी बढ़ेगा, इस कारण से आपका क्या है, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। In a power plant, water density is this pumped from 80 kPa to 3 MPa. The pump has an isentropic efficiency of 0.85. Assuming that the temperature of water remains the same, the specific work supplied in the pump is this. And this is a simple question. Specific work पूछ रहे हैं supplied in the pump. एक चीज याद रखना पहले तो यहाँ पे what is do you mean by this point? इसका क्या मतलब है isentropic efficiency? फ्रेंड एक चीज आपको बताऊं, मैं सिंपल साइकिल की हेल्प से बता रहा हूँ यहाँ पे। मान लो ये आपका कर्व है, केस डायग्राम है। आपका नॉर्मल केस में क्या क्या मान के चलते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है टरबाइन में पंप में क्या है, नेग्लिजिबल है या जीरो या फ्रिक्शन लेस मान के चलते हो। लेकिन जब आपका एसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी है, मतलब इरिवर्सिबल सिस्टम है, आपके इरिवर्सिबल क्या है, टरबाइन है और पंप है, तो आप क्या करोगे, जो फर्दर आप जब कैलकुलेशन करोगे तो इसको आपको लेना है। कैसे लेना है देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये तो हो गए फ्रेंड आपके, ये क्या हो गया, ये बॉयलर हो गया 1 3, ठीक है, 1 4 बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया, ठीक, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगी। अब जब आप इसको, ये आपकी क्लॉकवाइज पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, तो आप जब एसेंट्रोपिक वर्क एफिशिएंसी दी है टरबाइन की या पंप की, तो एंट्रोपी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि इरिवर्सिबिलिटीज आप दे रहे हो, मतलब फ्रिक्शन लेस डिवाइस नहीं है आपकी, कुछ फ्रिक्शन है, इरिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट, तो एंट्रोपी विल ऑलवेज इंक्रीज इन केस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, डेल्टा एस विल इंक्रीज। यहाँ से देखिए आपका ये पोर्शन आपका बढ़ेगा। ऐसे सिमिलरली इसका डेल्टा एस यहाँ पे बढ़ा, तो आप जो 4 है 4 डैश हो जाएगा। जब भी आप पंप वर्क और टरबाइन वर्क निकालोगे तो आप कौन से पॉइंट लोगे, आप 2 डैश और 4 डैश इन केस ऑफ व्हाट, जब आपकी एसेंट्रिक एफिशिएंसी गिवन हो पंप की या टरबाइन की। फ्रंट पंप की एसेंट्रोपिक एफिशिएंसी गिवन है, तो आपका एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, एसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ पंप, ये क्या हो जाएगा, आपका जो वर्क है आपको पहले कंपेरिजन ज्यादा देना पड़ेगा, बिल्कुल ज्यादा देना पड़ेगा। तो आपका H4 माइनस H3 अपॉन H4 डैश माइनस H3, ठीक। अब आपको पूछा गया स्पेसिफिक वर्क पूछा है, तो कौन सा वर्क आपको निकालना रहेगा, एसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी है, तो H4 डैश माइनस H3 आपसे निकालना है। तो ये आपको हो जाएगा H4 डैश माइनस H3 इक्वल टू व्हाट, H4 माइनस H3 अपॉन दिस एफिशिएंसी गिवन है जो। और H3 क्या पता है आपको, बिल्कुल पता है आपको, गिवन टू यू नहीं पता तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो पंप वर्क को, सिंपल बीडीपी। बीडीपी मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू प्रेशर चेंज, है ना, बिटवीन द बॉयलर एंड कंडेंसर प्रेशर। तो यहाँ पे आप सिंपली जब पुट अप करोगे तो आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3000 माइनस किलो पास्कल में ले रहा हूँ मैं, अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है फ्रेंड, एफिशिएंसी गिवन टू 0.85, एंड फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 3.4 समथिंग। आंसर है बिल्कुल, ही इज करेक्ट। नेक्स्ट, steam enters in adiabatic turbine operating at a steady state with enthalpy of 3251.0 and leaves a saturated mixture at this with quality dryness fraction 0.9। तो यहाँ पे आपको dryness fraction already given to you, ठीक है ना। adiabatic turbine ऑपरेटिंग बिटवीन स्टेडी स्टेट विद एंथैल्पी गिवन, आपको दोनों इनलेट और एग्जिट की एंथैल्पी गिवन है, साथ ड्राइनेस फ्रैक्शन भी गिवन है। एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वेपर एट 15 kPa आर दिस गिवन टू यू। द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इज दिस, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज आर नेग्लेक्ट द पावर आउटपुट ऑफ टरबाइन मेगावाट्स, दिस ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले भाई डायग्राम बनाते हैं एक बार, अब गिवन टू यू। अब आपको क्या है, सिंपल सा बात, अगर टरबाइन ही कर रहा है तो हम टरबाइन पहले देख लेते हैं, छोड़ो बाकी के सब। मान लो 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है ना। तो आपको पूछा है H1 माइनस H2, सिंपली H1 आपको पता है, H1 बिल्कुल पता है, यहाँ गिवन टू यू 3251 गिवन टू यू। मिक्सचर का आपको X गिवन है, X कितना है, X गिवन है 0.9, ठीक है। इस पॉइंट के अलावा आपको HF और HG दोनों गिवन है, तो यहाँ से आप H2 निकाल लोगे, आ जाएगा, है ना, यहाँ से आ जाएगा। इट इज गिवन टू यू, ये कितना गिवन है, HF is given to you 225.94 plus 0.9 Hg minus HF 2598.3 minus 225.94. This is your what, H2। H2 जब आप कैलकुलेट करोगे फ्रेंड, it will become equal to 2361.064। तो आप पावर निकालोगे तो m डॉट
H1 माइनस H2 m डॉट, आपको m गिवन है क्या, m गिवन टू 10 kg पर सेकेंड। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे H1 H2 पता है, यहाँ पुट अप करोगे तो 8.9 मेगावाट के आसपास आपका आंसर आएगा। Which among the following is the boiler mountings? ठीक है ना, बॉयलर माउंटिंग्स कौन सा है। बॉयलर माउंटिंग और एसेसरीज होती है। माउंटिंग क्या है, नेसेसरी है फॉर रनिंग, प्रॉपर रनिंग ऑफ और सेफ रनिंग ऑफ बॉयलर। और एसेसरीज का एफिशिएंसी बढ़ाने का काम आता है, ठीक है ना। तो इसमें ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉयलर माउंटिंग, माउंटिंग क्या है, ठीक है ना, सिंपल है, ठीक है ना, फ्लो ऑफ स्टॉक। बाकी की ये तीनों चीज क्या है, एसेसरीज, ठीक, और एसेसरीज। बॉयलर रेटिंग इज यूजुअली डिफाइंड इन टर्म ऑफ व्हाट, बॉयलर रेटिंग आपको डिफाइन की जाती है स्टीम आउटपुट केजी पर आवर। तो ये बॉयलर का क्लासिफिकेशन का एक टाइप है कि आप केजी पर आवर के हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट आपकी स्टीम की, इस हिसाब से आपका बॉयलर रेटिंग दी जाती है। एंड दिस इज इट। और इसका जो सेकंड पार्ट भी मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो आपका कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व किया, सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।